हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे। हैप्पी छठ, छठी मैया की जय। मिस यू यार, क्यों मिस करते हो यार इतना? जिंदा है मैडम। थोड़ा ब्रेक तो बनता है ना लाइफ में। और दिवाली की छुट्टियां थी यार, तो पूजा करके निकल गए। बैकलॉग बहुत हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो यार? 4 दिन की छुट्टी में भी बैकलॉग पूरा नहीं कर पाए तो कब करोगे बताओ? और 2 दिन की छुट्टी अभी और आ रही है, कल और परसों। तो बैकलॉग पूरा कर लो भाई। अब दोबारा इसके बाद छुट्टियां नहीं मिलेंगी। इसके बाद छुट्टियां मिलेंगी सिलेबस खत्म होने के बाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय 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 हो छठी मैया। राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओ, मिस यू। हाँ, बहुत दिन से हमारा चल रहा था गोवा 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 गोवा। एक्चुअली वासु का गोवा पहला था, हम लोगों का तो तीसरा था। यस। बेटा हमारे यहाँ छठ नहीं होती है, लेकिन हाँ, हमारे कुछ नोन है जो लोग करते हैं, तो उनके यहाँ हम लोग जाते हैं। मैम एनटीए का क्या रूल है बेटा? अभी तक कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। जैसा ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा सबसे पहले आप ही लोगों को बताया जाएगा। डेफिनेटली वो आप ही लोगों के लिए रूल आया है इसलिए। ठीक है। यस। थैंक यू बेटा। हमारे लेक्चर्स कब तक रहेंगे? अर्जुना नीट 2025 है ना, तो आई गेस 2025 तक रहेंगे। पता नहीं, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। यस। मिस यू। टैंड होकर के आते हैं ना गोवा में, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, दिन भर बीच पे पड़े रहो तो इतने एकदम टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। एनटीए क्या है? ओहो, एनटीए बेटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो आपका नीट का एग्जाम करवाती है। 2026 तक वैलिड है, तो 2026 तक होगा। ये मैं कंफर्म कर लूंगी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है। यस, एनटीए का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका नीट का एग्जाम करवाती है। ठीक है। चलिए, तो प्राणी जगत हमारा अध्याय चल रहा है, सेकंड लास्ट अध्याय। इसके बाद बस जैवणु और फिर मौजा ही मौजा, है ना? सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है। चलिए, मैम मैंने बैच आज ज्वाइन किया। मुकेश, इतनी जल्दी ज्वाइन करने का कारण जान सकती हूँ मैं? तो क्या करोगे अभी इतनी जल्दी ज्वाइन करके? अभी रुको यार, अगली साल करना, लक्ष्य वाला। अगर आज किया भी है बेटा तो आपका बहुत बैकलॉग है। कोशिश करो कि आप बैकलॉग पे फोकस करो अभी, है ना? क्योंकि बीच में अब कुछ बीच भी नहीं है। सारे ही बैचेस में मुझे लगता है सिलेबस खत्म होने की कगार पे होगा अभी, है ना? तो अपना बेटा बैकलॉग पे फोकस करो, सिलेबस को कवर करिए। चलिए बेटा, प्राणी जगत हमारा अध्याय चल रहा है, लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी संघ पॉरीफेरा की और संघ सिलेंट्रेटा की। ठीक है, ये दोनों संघ बेटा हम पढ़ चुके हैं, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे आपके संघ टीनोफोरा की, प्लेटियलमेंथिस की और एस्केलमेंथिस की। ठीक है। क्लास 12th क्या बेटा? 2 दिन की क्या बैच? 10 जनवरी 2025 को खत्म होगा। 10 जनवरी 2025 को तो खत्म हो ही नहीं सकता बेटा, मार्च तक तो वैसे ही जाना है। तो मैं बाकी कल बता दूंगी। ठीक है। चलिए, आज की क्लास में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम बात करेंगे संघ टीनोफोरा की, फिर हम बात करेंगे संघ प्लेटियलमेंथिस की, और इसके बाद बेटा हम बात करेंगे संघ एसके हेलमिंथिस की। ठीक है, ये 3 संघ हम आज कवर करेंगे। एक क्लास में 3 संघ। अगर मुझे अलाउ किया गया, 2 दिन क्लास नहीं है ना, कोशिश करूंगी कि अगर एक एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए इन 2 दिन में तो हम वो ले लेंगे, अदरवाइज मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगी। ठीक है। तो एएफएमसी क्या है बेटा? एएफएमसी एक मेडिकल कॉलेज है। जैसे एम्स होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ऐसे ही एक आर्मी का मेडिकल कॉलेज होता है जिसको हम बोलते हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में होता है। ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग डालिएगा, संघ टीनोफोरा। हेडिंग डालिएगा, संघ टीनोफोरा। क्या किया है इन लोगों ने आज यार? हेडिंग डालिएगा, संघ टीनोफोरा, फाइलम प्लेटियलमिंथिस।
फाइलम, सॉरी प्लेटियल मेंथिस क्यों बोल रही हूँ मैं, टीनोफोरा। ये जो बेटा संघ टीनोफोरा होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सामान्य नाम क्या होता है। तो सामान्यतः बेटा हम इनको सी वॉलनट्स, इनका सामान्य नाम क्या होता है, इनको हम समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या पॉम जेलीज, कंकत जेली बोलते हैं। सी वॉलनट्स या कंकत जेली, पॉम जेलीज बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके सामान्य लक्षण की। तो सामान्य लक्षण हमने वर्गीकरण के आधार में पढ़े ही थे। तो सामान्य लक्षण बेटा इनके क्या हैं, आप सबको पता होंगे। याद है कि नहीं याद है? छुट्टियों में रिवाइज किया है, बस दिवाली मनाते रहे। दिवाली 2 दिन मना लेते। हाँ, थोड़े नहीं, मोहित मीना में बहुत काली हो गई हूँ। वहां पे होता ही टैनिंग है, दिन भर ऐसे समुद्र में पड़े रहोगे, नहा के आओगे समुद्र से और ऐसे धूप में पड़ जाओगे, कैसे तुम्हारा रंग बच के रहेगा बताओ। कोई बात नहीं, काला गोरा सब बोलते हैं क्या, नाम का होता है, दिल अच्छा होना चाहिए। और दिल भी छोड़ो यार, मजे किए वो इम्पोर्टेंट है, काले तो वापस से गोरे हो जाएंगे। सामान्य लक्षण पर आए बेटा, तो सबसे पहले इनमें क्या बोलते हैं अपन, किस स्तर का संगठन होता है। तो इनमें आपके ऊतक स्तर का संगठन होता है, यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहली चीज। दूसरा बेटा इनमें समिति कैसी देखने को मिलती है, तो इनमें आपको अरीय समिति यानी कि रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तीसरा बेटा इनमें आपको कितने जर्म लेयर्स देखने को मिलते हैं, तो ये सारे के सारे आपके द्विकोरिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें केवल 2 जर्म स्तर होते हैं, अंतः और बाह्य जर्म स्तर। चौथा बेटा द्विकोरिक के अलावा इनमें अंधकोश देह प्रारूप देखने को मिलता है। अंधकोश देह प्रारूप मतलब इनकी जो आहार नाल होती है वो इनकम्प्लीट होती है, उसमें केवल एक ही छिद्र होता है, उसी से ये अंत्यग्रहण भी करते हैं, उसी से ये बाहर भी निकालते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थ को। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनमें गुहा होती नहीं है, अगुह्य होते हैं। ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड होती नहीं है, इनमें आपका खंडी भवन होता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका आवास कहाँ पाए जाते हैं बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल समुद्री जल में या केवल लवणीय जल में पाए जाते हैं, केवल लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 ऐसे संघ हैं, संघ टीनोफोरा, संघ इकाइनोडर्मेटा और संघ हेमिकॉर्डेटा। 3, 9 और 10, ये 3 ऐसे संघ है बेटा जिसमें पाए जाने वाले सभी सदस्य केवल और केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं, वो स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते। ये 3 ऐसे संघ हैं, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लगे हुए अपने मैम बताइए ना, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। थोड़ा वहाँ पे इंग्लिश का अलग टेस्ट होता है, तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों की बहुत ही बेकार होती है। ठीक है, आप लोगों को ये वाला ग्रामेटिकल बेकार हो सकता है, लेकिन बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट तो आप भी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उसका एक वो अलग से होता है टेस्ट, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में आपका हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, आपका मतलब वही आर्मी के लिए जो मेडिकल होता है वो मेडिकल होता है। ठीक है, नीट में नंबर अच्छे चाहिए क्योंकि एम्स के बराबर ही लगभग उसकी कट ऑफ जाती है। हाँ, अब क्या करूं, अनूप धाकड़ जाकर के पहले लेक्चर से देखना शुरू कर दो। यस, क्लियर है यहां तक? वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा चांटा दूंगी। क्यों क्लियर नहीं है भाई वॉइस? एक बार चेक किया जाए वॉइस का क्या इशू है। चलो, ये हो गए बेटा इसके सामान्य लक्षण। अब हम बात करते हैं इनके विशिष्ट लक्षणों की। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो केवल और केवल आपके टीनोफोरा संघ के सदस्यों में ही देखे जाते हैं? तो सबसे पहला बेटा इसका लक्ष्य, क्यों लिखा है मैंने, सबसे पहला इसका लक्षण है बेटा कि मैंने बोला इनमें कॉम जेलीज पाई जाती है, इनको हम कॉम जेलीज या कंकत जेली बोलते हैं। ठीक है, इनको हम समुद्री अखरोट बोलते हैं। तो ये बेटा कुछ इस तरीके के होते हैं।
ठीक है, इन पे 8 पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं। 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। क्योंकि बेटा ये पक्षमाभी होती हैं, तो पक्षमाभ इनको गमन में यानी कि लोकोमोशन में मदद करते हैं। तो इनमें 8 पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जो इनको गमन में मदद करती हैं, इनको चलने फिरने में मदद करती हैं। सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ठीक है, दूसरा बेटा इनका विशिष्ट, ये तो पहला विशिष्ट लक्षण हो गया। दूसरा बेटा इनका विशिष्ट लक्षण होता है जैव संदीप्त, जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। जैव मतलब जीव, जीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, संदीप्त मतलब चमकना। तो जुगनू सबने देखा होगा, चमकते हैं ना। इसी तरीके से बेटा ये जो आपके टीनोफोरा संघ के सदस्य होते हैं, ये सब लाइट एमिट करते हैं, ये सब बिजली मतलब प्रकाश फेंकते हैं, जिसकी वजह से बेटा ये चमकते हैं। ठीक है, तो इनमें जैव संदीप्त, एक्चुअल में इनके पास क्या होता है, एक ल्यूसीफेरिन नाम का प्रोटीन होता है। किस नाम का? ल्यूसीफेरिन। ये ल्यूसीफेरिन एक ल्यूसीफरेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जुड़ता है और बनाता है ऑक्सील्यूसीफेरिन। ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ कहानी बता रही हूं, सुनना हो तो सुन लेना। ये ऑक्सील्यूसीफेरिन ऑक्सीजन से जुड़ के बन तो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वापस से अपने नॉर्मल स्टेट यानी कि ल्यूसीफेरिन स्टेट में आ जाता है। और ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्टिव स्टेट या हायर स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में वो स्टेबल तो रहता नहीं है, थोड़ी देर बाद वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। और जब बेटा वो अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो लाइट मतलब वो एक एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज करके ही तो वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, वो प्रकाश के रूप में रिलीज होती है, इसलिए चमकते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिसकी वजह से बेटा ये चमकते हैं। और क्योंकि बेटा ये जीव चमकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जैव संदीप्त दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये दो इसके विशिष्ट लक्षण हैं बस। एक, इनके पास 8 पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएं होती हैं, जो कि क्योंकि पक्षमाभी हैं तो इनको गमन में मदद करेंगी। दूसरा बेटा ये चमकते हैं, इसको हम बोलते हैं जैव संदीप्त। ये जीव ऐसे हैं जो कि चमकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपके इनके दो विशिष्ट लक्षण हो गए। नेक्स्ट, तो ये हो गया बेटा इसके विशिष्ट। जल्दी से लिखो, फिर हम इसकी कार्यकी देख लेते हैं। एक बार हो जाए तो थम्स अप कर देना प्लीज। डन डन, यस। छठ गीत बज रहा है, सुकून मिल रहा है। हाँ, होता है बेटा, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं उस एनवायरनमेंट में जब जाती हूँ ना, छठ की पूजा वाले में, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब चलिए अब हम जरा इसकी कार्यकी देख लेते हैं। तो इसकी कार्यकी में हम इसके सारे तंत्र देखेंगे, है ना। तो पाचन तंत्र सबसे पहले हम बात करें अगर इसके, तो इसका पाचन तंत्र बेटा जैसा कि आपको पता है, इसमें अंडकोश देह प्रारूप होता है। तो पाचन तंत्र में हम लिखेंगे इनमें
अपूर्ण आहार नाल होती है, एक ही छेद होता है, उसी से बेटा ये भोजन अंदर भी लेते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। दूसरा बेटा अगर हम बात करें इनमें श्वसन और उत्सर्जन कैसे होता है, तो श्वसन और उत्सर्जन के लिए बेटा इनमें आपको पता है देह सतह से, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, देह सतह से विसरण द्वारा या सरल विसरण द्वारा जो भी गैसों का ये आदान प्रदान कर लेते हैं और जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें इनके अंदर परिसंचरण तंत्र होता नहीं है ना, परिसंचरण इनमें पानी अंदर बाहर हो रहा है उसी से हो जाता है। फिर हम बात करें तो इनके अंदर बेटा आपका गमन के लिए या कंकाल तंत्र हम छोड़ो, गमन के लिए बेटा इनमें हमने देख ही लिया 8 पक्षमाभि कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं, है ना। गमन के लिए इनमें 8 पक्षमाभि कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा इनमें तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, तो तंत्रिका में बेटा इनके पास न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास जैसे न्यूरॉन आपके हाइड्रा में पाए जाते हैं, यहाँ पर भी बेटा आपको अध्रुवीय न्यूरॉन यानी कि एपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें इनके जनन की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जनन में बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर नर और मादा, हाँ क्या हो गया भाई, छठ गीत इज नॉट अ सॉन्ग इट्स एन इमोशन। बिल्कुल 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 चाहत गुप्ता, हम आपकी बात से क्या बोलते हैं वो रखते हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, आ जाओ जल्दी लिखो। तो इनमें केवल लैंगिक जनन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलैंगिक जनन होता ही नहीं है, जैसा अभी तक हमने पॉरीफेरा और उसमें देखा था सिलेंट्रेटा में कि वहाँ पे अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। यहाँ पर केवल और केवल लैंगिक जनन होता है। ठीक है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब कि लार्वा अवस्था पाई जाती है और इनके लार्वा को हम सिडिपिड लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिडिपिड, सिडिपिड लार्वा इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, डर लग रहा है। तो डरने से थोड़ा ना काम होगा रिमी, पढ़ाई करने से टाइम काम होगा, पढ़ाई करो। तो ये हो गया बेटा। इसके उदाहरण भी यहीं लिख देती हूँ मैं, उदाहरण इसके क्या क्या हैं। 2 ही उदाहरण है केवल जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। एक है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। दूसरा है बेटा इसमें टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, ऐसे और भी होते हैं, बैरो होता है, बैरो भी इसी का उदाहरण है, पर आपको केवल 2 ही याद करने हैं। ठीक है, लार्वा नहीं होता बेटा, लार्वा होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन है इसमें। सिडिपिड लार्वा है, इनके लार्वा का नाम है सिडिपिड, लार्वा होता है। ठीक है, तो पॉरीफेरा के 3 उदाहरण थे, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं। अगर हम बात करें बेटा आपके सिलेंट्रेटा की, तो उसमें आपका हाइड्रा आता है, उसमें आपका एडेम्सिया आता है, उसमें आपका सी एनिमोन आता है, उसमें आपका एडेम्सिया को ही सी एनिमोन बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपका ओरेलिया आता है जिसको हम जेलीफिश बोलते हैं, उसका आपका मियांड्रीना आता है जिसको हम ब्रेन कोरल बोलते हैं, फाइजेलिया आता है जिसको हम पुर्तगाली युद्धमानव बोलते हैं, उसमें आपका गॉर्गोनिया आता है जिसको हम सी फैन बोलते हैं, पेनिटुला आता है जिसको हम सी पेन बोलते हैं। ये सारे उदाहरण हो गए आपके। ओबेलिया भी आता है इसमें। ये सारे उदाहरण हो गए आपके सिलेंट्रेटा के। टीनोफोरा के केवल 2 उदाहरण होते हैं, एक आपका टीनोप्लाना, दूसरा आपका प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, जल्दी से एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? तो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि टीनोफोर, इनको हम समुद्री अखरोट या कंकल जली या कंकाल जली बोल देते हैं। ये सभी समुद्रवासी होते हैं। ठीक है, इनमें अरीय समिति पाई जाती है। ठीक है, ये सारे के सारे बेटा द्विकोरिक होते हैं और इनमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है, 8 बाहरी पक्षमाभि कंकत पट्टिकाएं होती हैं जो इनको चलन में सहायता करती हैं। ठीक है, पाचन इनमें कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर, जैसे सिलेंट्रेटा में होता है, दोनों प्रकार का होता है। जैव संदीप्ति बेटा इनका विशेष लक्षण हो गया। इनकी नर और मादा अलग नहीं होते हैं,
जनन ये केवल लैंगिक जनन करते हैं। इसके अलावा निषेचन बेटा पानी में होता है और अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब जिसमें लार्वा अवस्था होती है, गलत लिखा हुआ है। अप्रत्यक्ष का मतलब ही होता है बेटा जिसमें लार्वा अवस्था होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन का क्या मतलब होता है बेटा? तो वैसे तो मैंने ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आज मैं बता देती हूँ। हमारे बच्चे बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। ठीक है, पैदा होने के से लेकर के अभी तक वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, बस छोटे हैं। लेकिन बेटा जो मेंढक का बच्चा है, देखा है कभी? मेंढक का बच्चा मछली जैसा होता है, तो मछली वाली अवस्था उसकी लार्वा अवस्था होती है। उस मछली में कायांतरण होता है, मतलब उसकी काया बदलती है, काया पलटती है, तब जाकर के वो अपनी मम्मी पापा जैसा दिखता है, जिसको हम मेंढक बोलते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था को, जिसमें बच्चा पहले अपने माँ बाप जैसा नहीं दिखता है, फिर उसकी काया बदलती है, तब जाकर के अपने मम्मी पापा जैसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और हमारे बच्चे जो बिल्कुल पैदा होने से ही हमारे जैसे दिखते हैं, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष परिवर्तन। 12th बेटा अभी नहीं कह सकते कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगी या स्काई सर पढ़ाएंगे या कोई और पढ़ाएगा, अभी वी कैन नॉट से। मैम बेटा डबल चेक कर लिया, लिख तो रहा है अप्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब जिसमें लार्वा अवस्था होती है। एक लाइन रह रही है, क्या रह रही है बेटा? उदाहरण इसमें प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। अब एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ चीजें लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो अपूर्ण आहार नाल मैंने लिख दिया था। इसी में जो पाचन होता है बेटा, पाचन जैसे सिलेंट्रेटा में होता है, पहले कोशिका के बाहर और फिर कोशिका के अंदर, तो अंतः कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय दोनों पाचन होते हैं, अंतः कोशिकीय व अंतरा कोशिकीय, है ना। पॉरीफेरा में केवल कोशिका के अंदर ही हो रहा था, अंतरा कोशिकीय हो रहा था, लेकिन सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पहले अंतः कोशिकीय फिर अंतरा कोशिकीय। जनन में और हम पॉइंट लिख देते हैं, लैंगिक जनन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। इसके अलावा बेटा इसमें नर मादा एक ही होते हैं, है ना, नर मादा अलग नहीं होते। ठीक है, और निषेचन बेटा इसमें पानी में होता है, तो निषेचन बाह्य होता है, यानी कि बाहर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। स्काई सर कौन है मैम? ज्योति स्काई सर आपके जूलॉजी के टीचर हैं। अभी तो लक्ष्य बैच वही पढ़ा रहे हैं बेटा। यकीन 2.0 में भी सर हैं, 1.0 3.0 में मैं हूँ। वेयर इज योर क्राउन प्रियंका शर्मा? यस माई क्राउन। क्राउन में अपना अपने साथ ही रखती हूँ, ये क्यों हटाऊँ? तुम लोगों ने रानी बनाया है तो हमारी औलाद कह रही है बाछू, लो भैया बाछू तुम ले लो क्राउन, तुम बड़े राजा हो, हम तो फिर भी छोटे हैं। लुक इनटू द मिरर। यस, 12th का बैच कब स्टार्ट होगा बेटा? वही होगा, अप्रैल में ही होगा मेरे हिसाब से, अप्रैल या मई में। डन हो गया, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये टीनोप्लाना का वो हो गया, प्लूरोब्रेकिया। अब बात करेंगे बेटा अगला, संघ। प्लेटियल मेंथिस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आपका संघ प्लेटियल मेंथिस। फाइलम प्लेटियल मेंथिस। अब ये जो बेटा आपका संघ प्लेटियल मेंथिस होता है, सबसे पहले तो इनका सामान्य नाम, इनको हम सामान्यतः चपटे कृमि के नाम से जानते हैं। इनको हम चपटे कृमि के नाम से जानते हैं, कीड़े जैसे होते हैं और एकदम चपटे होते हैं। ठीक है, चपटे कृमि या फ्लैटवर्म्स बोलते हैं हम इनको। ठीक है, चपटे मतलब फ्लैट, वर्म्स मतलब कीड़े जैसे। ठीक है, हाँ तुम तोड़ दो बेटा, मम्मी ने संभाल के रखा है इतने दिन से, ये इनमें फूल निकाल रहे हैं इसमें से। तो ये जो बेटा आपके चपटे क्रमी होते हैं, इनको हम चपटे क्रमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने पृष्ठ और अधर भाग से एकदम चपटे से होते हैं। ठीक है मैम, आपका नेटवर्क इशू है शायद, है क्या? एक बार चेक करो प्लीज बेटा, है तो नहीं? मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है। 12th में आप चाहिए,
मनीष क्या बात, मतलब क्या पता स्काई सर तुम्हें ज्यादा पसंद आ जाए, इसमें क्या है, कोई भी मिले, अपने को पढ़ने से मतलब होना चाहिए। इनको हम चपटे क्रमी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ यानी कि डोर्सो और अधर यानी कि वेंट्रल भाग से चपटे होते हैं। ठीक है, जैसे हम पीठ, ये रहा हमारा, ये हमारा अधर है, तो पृष्ठ अधर हम चपटे तो नहीं है, ठीक ठीक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने पृष्ठ अधर भाग से एकदम चपटे से होते हैं, इसलिए हम इनको चपटे क्रमी बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बेटा इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो वर्गीकरण का आधार हम पढ़ चुके हैं, और वर्गीकरण के आधार के हिसाब से संघ प्लेटिहेल्मिन्थस जो होता है बेटा, ये संघ प्लेटिहेल्मिन्थस आपका 4 नंबर पे आता है। ठीक है, और 4 नंबर के सारे लक्षण जल्दी से बोल देते हैं। क्या क्या लक्षण है? तो सबसे पहला लक्षण हो गया बेटा इसमें अंग स्तर का संगठन होता है। ये इकलौता ऐसा संघ है जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि अंग स्तर का संगठन होता है। दूसरी चीज बेटा हम बात करें इनमें सम्मिति, तो ये सबसे पहला ऐसा संघ है जिसमें द्विपार्श्व सम्मिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तीसरा बेटा ये सबसे पहला ऐसा संघ है जिसमें 3 जर्म स्तर देखने को मिलते हैं, यानी कि ये त्रिकोरिक होते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें भी अंधकोश देह प्रारूप होता है, यानी कि इनकी भी आहार नाल जो होती है वो अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट होती है। एक ही छिद्र से भोजन अंदर और अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाता है। पांचवा ये त्रिकोरिक जरूर है, लेकिन इनमें बेटा वास्तविक गुहा, मतलब इनमें गुहा होती नहीं है, तो ये अगुह्य होते हैं। इनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है, इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। ठीक है, खंडी भवन, इनमें कूट खंडी भवन देखने को मिलता है, बताया था हमने। ठीक है, तो इनमें बेटा कूट खंडी भवन देखने को मिलता है। ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इनमें वास्तविक खंडी भवन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इनमें होती नहीं है। इसके अलावा अगर हम आवास की बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, तो ये अधिकतर, ज्यादातर बेटा इसमें ऐसे सदस्य आते हैं जो कि अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी मतलब जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे बेटा पोषण लेते हैं। तो ज्यादातर ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, कुछ बेटा मुक्त जीवी भी होते हैं। मुक्त जीवी मतलब जो किसी के शरीर के अंदर नहीं रहते हैं, मतलब अपना बाहर रहते हैं, फ्री। ठीक है, तो ज्यादातर बेटा ये अंतः परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, और परजीवी में भी ये उनके शरीर के अंदर रह करके, जैसे ये सुअर की आंत में रहेंगे या ये कुत्ते की आंत में रहेंगे, ये हमारी आंत में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये अंतः परजीवी होते हैं ज्यादातर। लेकिन प्लेनेरिया का अगर आपने नाम सुना हो तो प्लेनेरिया बेटा इसमें मुक्त जीवी होता है। एग्जाम्पल दो, इकरा किसका एग्जाम्पल दूं? प्लेटिहेल्मिन्थस का। इसमें आ जाएगा आपका प्लेनेरिया मुक्त जीवी। अंतः परजीवी में इसमें आ जाएंगे टीनिया, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा। इसके अलावा बेटा इसमें आ जाएगा आपका लिवर फ्लूक। ठीक है, फ्लूक वर्म्स आ जाते हैं आपके, जो यकृत पर्णक्रमी जो यकृत में रहता है। ठीक है, ये सब इसके मतलब है। खंडी भवन का क्या मतलब होता है? निखिल, आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है क्या? खंडी भवन मतलब शरीर में खंड बटे, या शरीर इनका खंडों में बटा होता है। इनमें वास्तविक खंड नहीं होते हैं। वास्तविक खंड देखने को मिलते हैं आपको किस किस में, जल्दी बताओ। 6 नंबर संघ एनलिडा, 7 नंबर संघ आर्थ्रोपोडा, 11 नंबर संघ कॉर्डेटा। ये 3 ऐसे हैं बेटा जिनमें वास्तविक खंडी भवन आता है, देखा जाता है। और नीट में ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वास्तविक खंडी भवन किन किन संघों में देखने को मिलता है। एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। 6, 7, 11 बताया था ना? हाँ, यस, बिल्कुल सही है दिव्यांशु। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यस दिव्यांशु, राइट। योद्धा शिव पटेल, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल लिखूंगी यार, अभी क्यों लिखूं, आगे लिखूंगी ना। छठ पूजा की छुट्टी है ना अविनाश, कल और परसों है। मुक्त जीवी में चलो लिख देते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये मुक्त जीवी होता है। ठीक है, चलो ये हो गए बेटा इसके सामान्य लक्षण। फिर हम बात करते हैं, इसमें ना बहुत कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं इस चैप्टर में, है ना। अब हम बात करते हैं इसके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। जो समझाने वाला था वो मैंने पहली क्लास में आपको वर्गीकरण के आधार में समझा दिया है। तो विशिष्ट लक्षण में बेटा सबसे पहले मैंने बोला कि ये अंतः परजीवी होते हैं, तो इनमें कुछ
अंतः परजीवी अनुकूलन देखने को मिलते हैं, यानी कि एंडोपैरासिटिक अनुकूलन, मतलब इनमें कुछ एंडोपैरासिटिक अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। मतलब क्योंकि ये आपके या किसी भी जीव के शरीर के अंदर रह रहे हैं, तो ये अपने आप को उनके शरीर के अंदर रहने के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे अडेप्ट करते हैं मैम प्लीज अंतः परजीवी बताइए। मंजीत बोल तो रही हूं, परजीवी मतलब जो दूसरे पर, मतलब किसी और पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। अंतः परजीवी मतलब जो दूसरे के शरीर के अंदर रह करके अपना पोषण लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें जुएं, जुएं सबको पता है, जुएं भी अगले किसी जीव से पोषण लेते हैं ना। जैसे हमारे सर में अगर हैं तो हमारे सर से पोषण लेंगे, है ना, हमसे पोषण लेंगे, लेकिन बेटा बाहर रह के लेंगे, तो ये बाह्य परजीवी हो गया। थैंक यू प्रशांत। ठीक है, तो जुएं बेटा क्या हो गए, बाह्य परजीवी हो गए, क्योंकि ये शरीर के बाहर रह करके आपसे पोषण लेते हैं। इसी तरीके से आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, इनको हम बोलेंगे अंतः परजीवी। और उन्हीं में बेटा एक अंतः परजीवी ये भी होता है। ये ज्यादातर सुअर, कुत्ते, इन लोगों की आंत में रहते हैं। ठीक है, चलो, यस, क्लियर है या नहीं? चलो, तो क्योंकि बेटा ये अंतः परजीवी होते हैं, तो इन्होंने अपने शरीर को इस तरीके से ढाला हुआ है जो इनको अंतः परजीवी में मदद करते हैं। जैसे क्या क्या इनमें अनुकूलन है, तो सबसे पहला इनमें अनुकूलन होता है, इनके पास अंकुश होते हैं। अंकुश मतलब कि हुक्स। ठीक है, इनके पास चूषक होते हैं। चूषक मतलब कि सकर्स। और इनके पास इनकी जो त्वचा पर क्यूटिकल पाया जाता है। ठीक है, क्यूटिकल। क्या फायदा होता है इनसे, तो देखो, हुक है, आपने देखा है, अगर आपको किसी चीज को फंसा करके रखना है ना, कपड़ों में हम देखते हैं ना हुक लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो चीज फंसी रहे। तो यहाँ पर भी हुक्स क्यों है, क्योंकि ये आंत के अंदर पाए जाते हैं, तो आंत में ये चिपके रहे, तो इनकी पूरी त्वचा के ऊपर ऐसे हुक्स पाए जाते हैं, जिससे कि अपने आप को आंत में फंसा लेते हैं, चिपका लेते हैं। ठीक है, तो अंकुश का काम क्या है बेटा, ये इन्हें आंत में फंसे या चिपके रहने में मदद करते हैं। फंसे या चिपके रहने में मदद करते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरा बेटा इनके पास चूषक होते हैं। तो चूषक, इनके पास आहार नाल तो बहुत ज्यादा ऐसे डेवलप्ड है नहीं, तो ये हमारे शरीर के, हमारे अगर किसी के ये आंत में रह रहे हैं, सबके आंत में भोजन का जो पाचन होता है वो कंप्लीट होता है, तो ये पचित भोजन को सीधा चूस लेते हैं। ठीक है, तो ये आंत में पचित भोजन को, कमिंग बेटा, पचित भोजन का या पचित भोजन को चूसते हैं, डायरेक्ट उसको सक कर लेते हैं। ठीक है, चूस लेते हैं, उसको सक कर लेते हैं, इनको पचाने का लोड ही नहीं है। इसके अलावा बेटा त्वचा पर क्यूटिकल, तो क्योंकि ये आंत में पाए जाते हैं, और आंत में बेटा हमारे पाचन रस आ रहे हैं, जो भी कुत्ता है, सुअर है, उसके भी बेटा पाचन रस आंत में ही आ रहे हैं। तो आंत में पाचन रस में जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, वो एंजाइम्स इनको ना पचा दें, इसलिए इनकी त्वचा के ऊपर ये क्यूटिकल पाई जाती है, जो कि इनको पाचन एंजाइम से सुरक्षा या पाचन एंजाइम से बचाती है। ठीक है, ये क्यूटिकल इनको पाचन एंजाइम से बचाती है, वरना हमारे पाचन एंजाइम से इनको बेटा खा जाए, इनको पचा करके रख दे। व्हाट, दिस वन, दिस, क्या है, व्हाट तो वादी बेटा, व्हाट,
ये जल्दी से लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़े। एक मिनट, आ रही हूँ मैं ना। चलो, ये इनके सबसे पहला विशिष्ट लक्षण हो गया। दूसरा बेटा आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेटियल मेंथिस में बेटा दूसरा विशिष्ट लक्षण हो गया इनमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनको कि बेटा हम ज्वाला कोशिकाएं भी बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स। अब इनका क्या काम होता है भाई? तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स जो होते हैं, पहले तो इनको हम फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये ज्वाला कोशिकाएं। अब इनका काम क्या होता है बेटा? तो आप सबको पता है कि ये इनको परासरण नियमन, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, परासरण नियमन व उत्सर्जन में मदद करते हैं। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। जल्दी से लिख लो इसको। डन। एक ये इनका विशिष्ट लक्षण हो गया। चैट ऑफ क्यों करना है भाई रिमी? वासु बुलाते ही रहते हैं, वासु को कोई दूसरा काम ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम इसकी कारिकी देख लेते हैं। तो कारिकी में सबसे पहले पाचन तंत्र, कारिकी में सबसे पहले पाचन तंत्र। तो पाचन बेटा हमने बता ही दिया, इनमें अपूर्ण आहार नाल होती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ज्यादातर अंतः परजीवी हैं, तो उनको पचा पचाया सब मिल जाता है, वो सीधा उसको चूस के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा अगर हम बात करें श्वसन की, तो श्वसन के लिए इनमें पता ही है, देह सतह से ही बेटा ये श्वसन करते हैं, देह सतह से विसरण विधि द्वारा। ठीक है, ऐसे लिख लो, सरल विसरण विधि द्वारा। ठीक है, ये गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। फिर बात करते हैं इनमें उत्सर्जन कैसे होता है भाई? तो उत्सर्जन के लिए बेटा अभी हमने देखा इनमें उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम प्रोटोनेफ्रीडिया बोल देते हैं। उत्सर्जन के बाद अगर हम बात करें बेटा इनमें कंकाल वंकाल होता नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, गमन के लिए तो नहीं है ऐसा कुछ। फिर हम बात करें तंत्रिका, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इनमें नहीं है। फिर हम बात करें इनमें क्या एक प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में, अच्छा पहले जनन लिख लेते हैं ना, जनन। बात करें हम बेटा इनके जनन अंग की, तो जनन इनमें अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन किस में देखने को मिलता है आपको? प्लेनेरिया में। ठीक है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, इसमें रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन। अब आप कहेंगे मैडम रीजनरेशन क्या होता है? अभी बता देती हूँ। जैसे ये आपको मैंने एक प्लेनेरिया बना के दिखा दिया। ठीक है, ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है। ठीक है, किसी कारणवश इसके 3 टुकड़े हो गए, 1 2। ठीक है,
तो ये जो इसके 3 टुकड़े 1 2 3, इन तीनों टुकड़ों से एक एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, दूसरे टुकड़े से भी ये टुकड़ा हुआ था, ये नया प्लेनेरिया, और ये पहला टुकड़ा था, इससे भी प्लेनेरिया बन गया। समझे? इसको हम बोलते हैं हाँ, हर कटा हुआ पार्ट से रीजनरेट। बिल्कुल सही है शिवांगी, हर कटे हुए पार्ट से रीजनरेट करके एक नया बना लेता है। ठीक है, इसमें बेटा लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन होगा तो वही सेम चीज, नर और मादा दोनों अपने अपने वो बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, शुक्राणु और अंडाणु जो कि मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो परिवर्धन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा, अप्रत्यक्ष में भी यहाँ पर कई लार्वा अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसमें कई लार्वा अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, मेंढक के केस में हमने क्या देखा था कि जो पहला लार्वा है वो मछली जैसा होता है, फिर उसके बाद बेटा जब वो वयस्क बनता है कायांतरण के बाद तो मेंढक जैसा हो जाता है। इसमें किसी के अंदर 3 लार्वा अवस्था है, मतलब पहला लार्वा अलग दिखेगा, फिर उसका कायांतरण होगा तो वो अलग तरीके का बन जाएगा, फिर से उसका कायांतरण होगा, फिर वो अलग तरीके का बन जाएगा, फिर अगले कायांतरण के बाद वो वयस्क जैसा दिखेगा। किसी में 5 बार, किसी में 5 लार्वा अवस्थाएं हैं, किसी में 4 लार्वा अवस्थाएं हैं, तो इनमें कई सारी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, हाँ, बाकी इनमें वो देख लो, एक बार रुक जाओ। इनमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, मतलब ये भी आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। दूसरा बेटा, इनमें आंतरिक निषेचन होता है, अंदर ही निषेचन हो जाता है शरीर के। निषेचन मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, अंडाणु व शुक्राणु का मिलना, तो वो शरीर के अंदर ही हो जाता है, तो आंतरिक निषेचन। पानी में होगा तो बाह्य निषेचन। ठीक है, हो गया। उदाहरण बेटा मैंने आपको बता ही दिए, एक हो गया इसका प्लेनेरिया, एक हो गया इसका लिवर फ्लूक जिसको हम यकृत पर्णक्रमी बोलते हैं, एक बेटा आ जाते हैं इसमें फीताक्रमी जिनको हम टीनिया बोल देते हैं। इन्हीं फीताक्रमी, मैम आज आप फास्ट पढ़ा रही हो? हाँ, मतलब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है ना, समझाने वाला पहली क्लास में था वर्गीकरण के आधार में। फ्रॉग में 13 बार होता है, नहीं 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 नहीं, कॉकरोच में होता है 13 बार बेटा, लेकिन वो 13 बार मोल्टिंग होती है। ठीक है, उसमें वो अपने माँ बाप जैसा ही दिखता है, इसीलिए हम उसको लार्वा नहीं बोलते हैं, हम उसको निम्फ बोलते हैं। ठीक है ना, कॉकरोच में बेटा हम उसको लार्वा नहीं बोल करके हम उसको निम्फ बोलते हैं। आया नहीं? ऐसा ही होता है ना, याद आ रहा है? कॉकरोच और फ्रॉग में कंफ्यूज हो गया बच्चा? हाँ, 12th में आप चाहिए साहिल बेटा, कोशिश करेंगे, हमारे हाथ में नहीं होता है बेटा, मैनेजमेंट डिसाइड करके सिर्फ बताता है कि मैडम आपको ये बैच मिला है, सर आपको ये बैच मिला है। ठीक है ना, अभी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है बेटा, हमारा नहीं होता है। मैम प्लीज चैट ऑफ कर दो, ये सब घर बसाने आए हैं। रुक जा रवि, रुक जा, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते फिर ऑफ कर देंगे। चलो, तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है बेटा कि यहाँ पर क्योंकि ये प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए हम इनको चपटे कृमि कहते हैं। पृष्ठाधार रूप से मतलब पृष्ठ और अधर, ऊपर और जमीन की तरफ से। ठीक है, ज्यादातर बेटा इस प्राणी के, मतलब इस समूह के जो प्राणी है, ज्यादातर वो मनुष्य या बाकी के प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, उनके शरीर के अंदर रह करके पोषण लेते हैं, तो अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट्स। बाकी ये बेटा द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, अप्रगोही होते हैं, इनमें गुहा नहीं होती है, अंग स्तर का इनमें संगठन पाया जाता है। क्योंकि परजीवी है बेटा तो इनमें अंकुश और चूषक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ ऐसे भी हैं जो कि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधा अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि, अच्छा ये भी इसमें एक अनुकूलन ही है, मतलब वैसे तो ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जो सीधा, इनकी त्वचा इतनी चपटी होती है कि
शरीर सतह से ही भोजन अवशोषित कर लेते हैं, शरीर सतह से भोजन को डायरेक्ट अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, भोजन अवशोषित कर लेते हैं। ये भी बेटा इनकी सतह इस तरीके से बनी हुई है शरीर की कि डायरेक्ट उससे भोजन ले लें, ठीक है, जिससे इनको मेहनत ना करनी पड़े, अंदर पड़े हैं तो आराम से पड़े हुए हैं। आगे बेटा इनमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं जो कि परासरण नियमन और उत्सर्जन में मदद करती हैं, बता चुकी हूँ। नर और मादा बेटा इनमें अलग नहीं होते हैं, नर और मादा अलग नहीं होते हैं, निषेचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। परिवर्धन में कई सारी लार्वावस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, तो ये बेटा अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। उदाहरण इसका टीनिया हो गया, फीताकृमि, फैसियोला हो गया, पर्णकृमि, और एक हो गया आपका ये प्लेनेरिया, ठीक है। तो ये 3 आपके उदाहरण हो गए, प्लेनेरिया, पर्णकृमि और आपका क्या हो गया ये फीताकृमि, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टीनिया, ठीक है, और फैसियोला पर्णक्रमी इसको हम बोलते हैं फैसियोला हिपैटिका। हिपैटिका इसलिए क्योंकि ये लिवर में पाए जाते हैं, हिपैटिक, तो इनको हम लिवर फ्लूक भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लिवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। डन, ये लिख लो जल्दी से। वासु को देखो, वासु हम बहुत परेशान कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हो गए वासु जी से, नहीं यहीं पड़ा रहने दो भाई, बेटा भाई, ये लिख लो। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में ना एक चित्र बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, ये देखो, ये आपका टीनिया है जिसको हम फीताक्रमी बोलते हैं, फीता इसलिए पीता नहीं, फीताक्रमी, ये फीते के जैसे होते हैं ना, इनको हम फीताक्रमी बोलते हैं, या हम इनको बेटा टेप वर्म बोलते हैं। जैसा टेप होता है ना, ये टेप की तरह दिखते हैं, है ना, पतले पतले रिबन लाइक दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिबन की तरह दिखते हैं। रिबन जानते हो ना, पतले पतले रिबन आते हैं चोटी बनाने में बांधने के लिए, है ना। तो यहाँ पर बेटा ये जो इनके छोटे छोटे खंड होते हैं, इन खंडों को हम, ये जो खंड हैं, इन खंडों को हम प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स। और ये खंड टूट टूट करके पॉटी के साथ बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। तो इनमें खंड तो होता है पर वास्तविक खंड नहीं होता है। वास्तविक खंड क्या होता है? जिसमें हर खंड में किसी एक अंग की पुनरावृत्ति हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन खंड तो यहीं बाहर बाहर से दिख रहे हैं जैसे भी, ठीक है। तो इनको हम टेप वर्म बोल देते हैं। यहाँ खत्म होता है बेटा आपका संघ प्लेटिहेलमिन्थस। अगला है बेटा आपका संघ एस्के हेलमिन्थस। छोटे छोटे से संघ हैं, एस्के हेलमिन्थीस, फाइलम एस्केलमिन्थिस, ठीक है। और ये जो बेटा आपका संघ एस्केलमिन्थिस है, इस संघ को सामान्य नाम इसका क्या है? तो इनको बेटा हम गोलक्रमी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो चैट ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऐसे समझाने वाला यहाँ पे कुछ है नहीं। तो इनका बेटा अगर हम सामान्य नाम देखें तो इनको हम गोलक्रमी के नाम से जानते हैं। ये अपना 5 नंबर का संघ है, ठीक है। इनको हम सामान्य नाल लिख दिया मैंने, इनको हम कॉमनली राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं, गोलक्रमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं बेटा इनको हम गोलक्रमी के नाम से? जैसे ये बेटा लंबे लंबे ऐसे ये कीड़े हैं, अगर मैं इसको बीच से काटूं तो ये बिल्कुल ऐसा, मुझे ऊपर से देखूं तो मुझे बिल्कुल गोल देखने को मिलेगा। तो अनुदैर्ध्य काट में क्योंकि बिल्कुल ये गोल देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इनको गोलक्रमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। अनुदैर्ध्य काट में, क्रॉस सेक्शन में बेटा ये अनुदैर्ध्य काट में गोल दिखते हैं, इसलिए बेटा हम इनको गोलक्रमी के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब आ जाइए जल्दी से, इनके सामान्य लक्षण क्या हैं जो हमने पहली क्लास में पढ़े थे, वो ही सबको रटे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, कि इनके सामान्य लक्षण क्या हैं। तो सामान्य लक्षण में बेटा सबसे पहला तो इनमें कौन से स्तर का संगठन होता है, तो ये सबसे पहला ऐसा संघ होता है जिसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है, आया नहीं, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा बेटा अगर हम बात करें सम्मिति की, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें जन्म स्तर की संख्या, तो ये बेटा सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि त्रिकोरिक होते हैं, इनमें 3 जन्म स्तर पाए जाते हैं। चौथा बेटा इनमें नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप होता है। नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप का मतलब क्या होता है कि इनमें आहार नाल जो होती है वो पूर्ण होती है, उसमें एक तरफ छिद्र होता है जिससे भोजन अंदर लिया जाता है, दूसरी तरफ छिद्र से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। पांचवा बेटा इनमें कूट गुहा देखने को मिलती है, हाँ या नहीं, ये कूट गुही होते हैं, इनमें वास्तविक गुहा देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा खंडी भवन इनमें होता नहीं है, नोटोकॉर्ड इनमें होती नहीं है। आवास कहाँ पाए जाते हैं ये, तो ये भी आपके हर तरह के हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, जमीन पर भी पाए जाते हैं, ये अंतः परजीवी भी होते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं पादपों में भी और जंतुओं में भी। ठीक है, तो ये बेटा अंतः परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, शरीर के अंदर रह करके पोषण ले सकते हैं। ठीक है, और ये अंतः परजीवी होते हैं दोनों में, ये एनिमल्स में भी होते हैं और पादपों में भी अंतः परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि तंबाकू के पौधे को नुकसान करते हैं भाई साहब, ये किसको, तंबाकू के पौधे को। ठीक है ना, तो ये अंतः परजीवी होते हैं। ये आपके स्वच्छ जीवी भी, मतलब क्या स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, बाह्य परजीवी भी हो सकते हैं, पानी में भी पाए जा सकते हैं, जमीन पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पादपों और जंतुओं में बीमारी फैलाने का काम करते हैं नवाब साहब। चलो अब हम बात करते हैं इनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं जो केवल और केवल इन्हीं में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला बेटा विशिष्ट लक्षण इनमें होता है, इनमें लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि लैंगिक द्विरूपता का मतलब आप सभी को पता है, हमने कॉकरोच में भी पढ़ा है लैंगिक द्विरूपता क्या होता है, हमने मेंढक में भी पढ़ा है लैंगिक द्विरूपता क्या होता है। यहाँ पर भी बेटा आपको लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है, मतलब कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। क्या, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब, सेक्सुअल मतलब, ओह पागल वगैरह हो गया क्या, व्हाट, go and watch TV, what do you want to watch, let me play something for you, come, no, yeah, see Johnny पापा कतई पगला गया है, गोवा से आने के बाद बाप बेटे दोनों पगला गए हैं भाई, दोनों का घर में मन नहीं लग रहा है। कल तो मेरे घर में ऐसा मातम, व्हाट, हाँ हाँ, ठीक है मम्मा, दोनों हाथ ऐसे नीचे करके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, विच वन बेटा, दिस वन, वी आर इन अ कार सॉन्ग। तो कल तो मेरे घर में ऐसा मातम वाला माहौल था ना, मतलब कि बाप बेटे दोनों ऐसे मतलब उठ के बैठ गए हैं, दीवारें ताक रहे हैं, दोनों बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो बिजी, आते ही घर सफाई की, ये काम की, वो काम, ऑफिस भी, कल क्लास भी लेनी थी, रिकॉर्डिंग भी करनी थी, खाना भी बनाना है 3 टाइम, मुझे तो वो करना है। ये दोनों उठे हैं, दीवारें देख ली, नाश्ता मिल गया, नाश्ता खा लिया, फिर जाके सो गए। उठे दोनों बाप बेटे एक साथ नहा लिए, उसका इसको मैंने तैयार वैयार कर दिया, फिर ये दूध पी के फिर सो गया। पिताजी इनके यहाँ वहाँ घूमे जा करके, फिर रात को कहते हैं कि दुनिया तो वही है, मैं नहीं रह रहा, मेरी आंखों के सामने भी वही है कि वासु वहाँ पानी आ रहा है, वहाँ वासु बीच में भाग रहा है, मैं भाग भाग के पकड़ रहा हूँ, मेरा यहाँ मन, मैं जा रहा हूँ मैंने कहा जाओ, मेरे को यहीं छोड़ दो प्लीज हाँ
हाँ, हमने बॉटनी में पढ़ा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो बोरिंग है ना। चल, तो सेक्सुअल मतलब सेक्सेस, मेल और फीमेल। डाई मतलब दो, मॉर्फो मतलब देख करके। तो आप देख कर बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। यही बेटा आपने को मैंने बताया था। ठीक है, कॉकरोच हम देख कर बता सकते हैं। जो मेल होते हैं उनके पंख जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, इतने बड़े होते हैं कि आखिरी उदरी खंड से भी बाहर निकले होते हैं। इसके अलावा बेटा जो मेल्स होते हैं उनमें गुदीय लूम पाए जाते हैं, एनल स्टाइल्स पाए जाते हैं। ठीक है, या गुदा गुदा शूक गुदा लूम, मतलब एना गुदा शूक पाए, पता नहीं यार, एनल स्टाइल्स पाए जाते हैं, मुझे इंग्लिश पता है। इसी तरीके से बेटा हमने मेंढक में देखा था कि मेंढक में जो नर होते हैं उनके पास वोकल सैक पाए जाते हैं। वोकल सैक मतलब कंठ, जिससे वो आवाजें निकालते हैं, टर टर, मादाओं के पास नहीं पाया जाता है। दूसरा बेटा जो नर होते हैं बेटा, अच्छा टोबैको वाला बॉटनी में पड़ा है। अच्छा, नर में बेटा जो अग्रपाद होता है, अग्रपाद में 4 उंगलियां हैं नर मादा दोनों में, लेकिन नर के केस में जो पहली उंगली होती है अग्रपाद की वो थोड़ी फूली हुई होती है, जिसको हम बेटा कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं, मैथुनांग बोलते हैं, है ना, जो कि मादा में नहीं होता। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर होता है लैंगिक दुरूपता। आप देखकर बता सकते हो कौन सा नर और मादा एस्कैरिस है। तो जो नर एस्कैरिस होता है, नर एस्कैरिस और मादा एस्कैरिस, इन दोनों में क्या अंतर है भाई। तो आप देखकर, नर एस्कैरिस जो होता है वो छोटा होता है और पश्च भाग में घुमावदार होता है। ठीक है, मादा एस्कैरिस लंबी होती है और सीधी होती है। हमारे केस में क्या होता है बेटा, नर और मादा जो होते हैं कपल में, तो जनरली ऐसे कपल्स देखने को मिलते हैं जहां पर लड़कियां छोटी होती हैं और लड़के लंबे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर नर छोटे होते हैं, मादाएं लंबी होती हैं। हमारे केस में बेटा सब बोलते हैं अरे औरत ही टेढ़ी है, आदमी सबको सीधे ही दिखते हैं। आया नहीं, हाँ अभी 2-4 दिन ऐसा होगा, दिख रहा है मुझे नीरज। ठीक है, हटा दूंगी भी तेरे, जाओ। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पर भी क्या होता है, गो एंड चेक। हमारे केस में क्या होता है, बोलते हैं औरत ही टेढ़ी है, आदमी सबको सीधे ही दिखते हैं। हाँ या नहीं, घर के अंदर औरतों को पता है कि आदमी कितना टेढ़ा है, बाहर वालों को लगता है कि नहीं नहीं आदमी तो सीधा है, ये औरत ही है जो बेकार है, ये औरत ही टेढ़ी है, ये औरत ही चालाक है। लेकिन उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर औरत सीधी है, आदमी देखो पश्च भाग में यानी कि पोस्टीरियर भाग में देखो आदमी घुमावदार है। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम एनसीईआरटी में तो औरत को घुमाया है। बेटा औरत को घुमाया है क्योंकि जगह की कमी है, लेकिन देखो पश्च भाग में औरत सीधी है। हाँ, यहाँ पर पश्च भाग में और जो आदमी है वो थोड़ा सा घुमावदार है, घुमा हुआ है, टेढ़ा है। ठीक है, टाइट मैम नहीं, छाया राइट मैम बोलते हैं, छाया लिख रहे टाइट मैम, अरे टाइट मैडम नहीं, राइट मैडम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा इसका विशिष्ट लक्षण। पहला क्या, नर छोटे होते हैं और मादाएं लंबी होती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा नर पश्च भाग में घुमावदार होते हैं या मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और मादाएं बेटा यहाँ पर सीधी होती हैं। मादाएं भी हंसती हैं ये देख करके। ठीक है, डन, अरे कोई नहीं छाया, बता रही हूँ, डन। ठीक है, तो ये एक विशिष्ट लक्षण हो गया इसका, लैंगिक विरूपता यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्सर्जन के लिए एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ पर उत्सर्जी रंध्र होता है। वास्तव में यहाँ पे एच आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम रेनेट कोशिकाएं बोलते हैं। ये एच आकार की रेनेट कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, रेनेट सेल्स। ठीक है, और ये मैंने आपको उत्सर्जन में पढ़ाया है, जिनके बीचों बीच बेटा यहाँ पर एक उत्सर्जी रंध्र यानी कि एक्सक्रीटरी पोर होता है, जिससे ये अपने जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, डन। मैम क्राउन लगाओ। अच्छा शिफत, अरे मेरी औलाद आ जाएगी फिर वो यहाँ पे रोना गाना मचाएगी, वासु 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 अपने लगवा लेगी, फिर वो तोड़ेगी उसको। और क्या है इनमें, चलो इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कारिकी की। तो
कार्यकी में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पाचन तंत्र की। तो ये पहला ऐसा संघ है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये पहला ऐसा संघ है जिसमें पूर्ण आहार नाल देखने को मिलती है। लेकिन ये आगे देह प्रारूप नहीं बताती है ना, पर मैंने बताया देह प्रारूप मतलब नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप, आपका अंडकोश देह प्रारूप, ठीक है, और आपका कोशिका एकत्रीकरण देह प्रारूप। तो अंडकोश बेटा अभी तक हमने देखा आपके सिलेंडेटा, टीनोफोरा, प्लेटियल मेंथिस में होता है, जिसमें अपूर्ण आहार नाल होती है। ये सबसे पहला ऐसा संघ है जिसमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है, ठीक है, चुप रहे, इसमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है और इसकी आहार नाल में सुविकसित यानी कि वेल डेवलप्ड पेशी ग्रसनी पाई जाती है, ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है इसमें, पेशी ग्रसनी, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, पाया जाता है इसकी आहार नाल में। दूसरा बेटा अगर हम बात करें इसके, भाग यहां से, देख रहे हो टीवी में सुन रहे हैं, यहाँ के चिल्ला रहे हैं। श्वसन तंत्र बेटा ये देह सतह से सरल विसरण विधि द्वारा श्वसन करता है, सरल विसरण विधि द्वारा गैसों का विनिमय करता है, ठीक है, परिसंचरण इनमें होता नहीं है। बात करें इनके उत्सर्जन में तो अभी हमने देख ही लिया, उत्सर्जन के लिए बेटा इनके पास रेनेट कोशिकाएं होती हैं, हमने देख लिया। फिर हम बात करें बेटा इनके पास उत्सर्जन के बाद गमन के लिए ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है, ठीक है, इनके पास तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, इनके पास तंत्रिका तंत्र होता है जो कि इनके शरीर के अधर भाग में प्रेजेंट होता है, अधर भाग में यानी कि जमीन की तरफ, ठीक है, और साथ ही बेटा इनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं जिनको हम एम्फिड्स, एम्फिड्स और फैस्मिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें पैपिले पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब इनमें संवेदी अंग होते हैं, ठीक है, जिनसे ये जमीन पर क्या है उन सबको फील करता है, रसायन वगैरह को फील करता है, ठीक है, क्या है। फिर हम बात करें इनमें जनन अंग कैसा होता है, तो इनमें बेटा देखो जनन में अगर हम बात करें तो ये लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन में भी देखें तो इनमें नर और मादा अलग होते हैं, अभी हमने देखा, ठीक है, नर छोटे मादा लंबी, तो इनमें नर और मादा अलग होते हैं, ठीक है, इनमें नर और मादा अलग होते हैं। निषेचन बेटा इनमें अंदर होता है शायद, परिवर्धन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि प्रत्यक्ष परिवर्धन करते हैं, तो और कुछ ऐसे जीव हैं जो लार्वावस्था द्वारा यानी कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी करते हैं, ठीक है, लार्वावस्था इनमें पाई जाती है। बाकी निषेचन बेटा इनमें आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर। ओए क्या, जल्दी लिख लो। मैम क्या आपने वासु को कभी मारा है? ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ये पिटता है मुझसे। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी सीधी माँ हूं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। जल्दी लिख लो। जल्दी ये लिखो। वासु को 1 नंबर लगी है। वेडनेसडे और थर्सडे उसका डाइपर डे होता है, क्योंकि वेडनेसडे और थर्सडे मेरी 1 बजे से लेकर के 8 बजे तक, और फिर 10 से 11 तो हटा देती हूँ डाइपर का, उसके पापा होते हैं, बट बीच बीच में मुझे
मतलब कभी कभी तो वो बता देता है तो मैं उसको बाथरूम में खड़ा कर देती हूँ, या खुद बाथरूम में चला जाता है। कभी कभी नहीं बता पाता है तो इसलिए मैं उसको डायपर पहना देती हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन। तो उसको चाहे 1 नंबर लगी हो चाहे 2 नंबर लगी हो, वो अपने डायपर में कर लें, बाद में हम इनको साफ कर देते हैं। अब ये दिक्कत इसलिए क्योंकि इनकी मेड चली गई है अभी नेपाल। अब वो कब आएगी पता नहीं, बोल के तो गई थी दीदी आ जाऊंगी दिसंबर में। डन। अब इसके अगर हम उदाहरण देखें इसमें क्या क्या आता है बेटा, तो उदाहरण इसके एस्कैरिस हो गया, ठीक है। इसके उदाहरण में आ गया आपका एस्कैरिस। इसमें आ जाता है आपका फिलेरियल वर्म, वूचरेरिया। वूचरेरिया इन सबसे बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। इसको हम फिलेरियल वर्म बोलते हैं, फिलेरियल कृमि। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार। एक होता है एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा। इसको हम अंकुश कृमि बोलते हैं, हुकवर्म। ठीक है, फिलेरियल वर्म को फिलेरियल वर्म ही कहते हैं ना, एक बार देखने दो। हाँ ठीक है, फाइलेरियल कृमि बोलते हैं। एस्कैरिस गोल कृमि हो ही गया। चलो शुरू करते हैं एनसीईआरटी। तो एस्केलमेंथिस अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं बेटा, इसलिए हम इनको गोलकृमि कहते हैं। मुक्त जीवी हो सकते हैं, जलीय अथवा स्थलीय हो सकते हैं, पौधे और प्राणियों में परजीवी भी हो सकते हैं। तो मैंने बताया ना ये फ्री भी रहते हैं, पर मैंने शायद लिखा है नहीं, फ्री भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, ये जमीन पर भी रहते हैं, और ये प्राणियों के अंदर भी रह सकते हैं। और प्राणियों में भी अगर हम बात करें तो जंतु और पादपों दोनों में, ठीक है। सम्मिति इनमें द्विपार्श्व होती है, सारे के सारे ये त्रिकोरिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कूट गुहा पाई जाती है। जो बच्चा पूछ रहा था मैडम कूट गुहा क्या होती है, उनको मैं बोलूंगी कि बेटा जाकर के आप फर्स्ट लेक्चर देखो। आहार नाल इनमें पूर्ण होती है, अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है, और यहाँ पे सुविकसित या सुपरिवर्धित पेशी ग्रसनी पाई जाती है। उत्सर्जन बेटा शरीर को अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए यहाँ पे उत्सर्जी रंध्र होता है, जो कि रेनेट कोशिकाओं के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जो मैंने आपको बताया। नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं, तो ये एक लिंगी होते हैं, ठीक है। इनमें प्रायः मादा जो होती है वो नर से बड़ी होती हैं और पश्च भाग में घुमावदार नहीं होती हैं। निषेचन इनमें बेटा पानी का जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, तो आंतरिक होता है। परिवर्धन इनमें प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार का परिवर्धन इनमें देखने को मिलता है। उदाहरण एस्कैरिस हो गया गोलकृमि, वुचरेरिया फिलेरियल वर्म, और एनसाइलोस्टोमा अंकुशकृमि। मैम लगता है आज नोट ना करना है। क्यों नहीं करना है बेटा, बिल्कुल लिखो, लो लिखो, तुम बोलो तो मैं तो खूब रुकूं। आ जाओ, किसका कहाँ छूट गया है लिखो, ये लो। संगटिनोफोरा हो जाए तो बता देना मैडम थम्सअप, या लिख चुके हो तो बता देना थम्सअप। ये लिखा हुआ है। मैम सिलेबस कब खत्म होगा? प्रिया मेरी पूरी कोशिश है 15 दिसंबर से पहले आपका सिलेबस खत्म कराने की। यस, मेरे को अगर डेंगी नहीं होता तो शायद मैं 30 नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म करा देती। ये हो चुका है ना, इसमें तो कुछ छूटा नहीं होगा। आ जाओ, ये विशिष्ट लक्षण ये लिख लिए थे। नहीं तो आसिफ ऐसा कुछ नहीं है वो बताएगा जरूर, बेशक वो डायपर में कर लेगा पर बताएगा। मैं बोलूंगी कि कर लो डायपर में तो वो डायपर में करता है, क्योंकि हमेशा तो ना डायपर पहनता है। ये भी लिख लिया है, ये तो लिख ही लिया होगा। एलिफेंटाइसिस, यस, जो हाथी पांव होता है ना, एलिफेंटाइसिस जिसको हम फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, वो इसी वूचरेरिया से होता है। वूचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वूचरेरिया मलाय, ये दो इसकी स्पीशीज है, प्रजातियां हैं जिससे बेटा हाथी पांव होता है, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। यस, ये भी लिख लिया है। मैम खरना का प्रसाद, मैं आज तो नहीं, कल मेरी छुट्टी है, तो कल मैं दिल्ली जाऊंगी आंटी के यहाँ प्रसाद लेने, छठ का। ये हो गया है ना। चलो इसके बाद बेटा ये आपका, ये तो लिख ही लिया होगा। सामान्य लक्षण तो मुझे लगता है रट गए होंगे, इसमें आप कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। मैम और कितने चैप्टर बचे हैं? बस इसके बाद जैवाणु, बायोमोलिक्यूल्स, फिर खत्म है आपका। एक्स्ट्रा क्लास साहिल मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ये लोग एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मना कर देते कि नहीं मैडम इस छुट्टी में एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ऐसा, तो ये लिख लिया है। ये विशिष्ट लक्षण है बेटा प्लेटियल मेंथिस के। आज की क्लास में मजा आ गया है। आज चैप्टर खत्म कर दो बेटा, नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है।
मैं 6 से 7 लेक्चर में कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। और वो भी तब जब चीज़ें तुम लोगों को याद होंगी। ठीक है, फिर ये प्रोटोनेफ्रिडिया ज्वाला कोशिकाएं, जो कि इसमें आपका, मैम रिकॉर्ड नहीं प्लीज। सपना, हाँ छुट्टी वाले दिन ये लोग कह देते कि मैम रिकॉर्डेड दे दो। अब मेरे को ये रहता है कि लाइव ही मिले तो अच्छा है। एक दिन मैंने शायद, अब तक मैंने आप लोगों को एक ही क्लास रिकॉर्डेड दी है, राइट? वो वाली कौन सी दी थी मैंने रिकॉर्डेड? रासायनिक समन्वय की आखिरी वाली, जिसमें पैनक्रियाज वगैरह सब पढ़ाया था, है ना? मैंने बस अब तक आपको इस पूरे सेशन में एक ही क्लास रिकॉर्डेड दी है, क्योंकि मैं खुद लाइव पढ़ाना चाहती हूँ यार। रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिएगा, देखेंगे। हालांकि इस चैप्टर में अभी ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं, तो इसका हम रिकॉर्डेड डाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि समझाने वाला इसका केवल पहला लेक्चर था, वर्गीकरण के आधार। बाकी सब में तो वही सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण, कार्यकी, उदाहरण, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर ये बेटा, ये कार्यकी लिख ली है इसकी। बैकलॉग कंप्लीट करना है, कर लो। इसके बाद बेटा हमने ये पढ़ा था आपका एस्केलमेंथिस, इसका लिख लो। अभी तो पूरा आधा घंटा है यार, अभी एक और संघ पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में नहीं लाई हूँ, लेकिन अपनी तरफ से पढ़ा देती हूँ। ये एस्केलमेंथिस के सामान्य लक्षण, अंगतंत्र स्तर का संगठन, द्विपार्श समिति, त्रिकोरिक, नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप, कुट गुहा और अंतः परजीवी। साथ में यहाँ पे और भी लिख देते हैं, और क्या है यहाँ पे, ये जलीय हो सकते हैं, ये स्थलीय हो सकते हैं, ये आपके परजीवी ना लिख के इनको हम सिर्फ परजीवी, मतलब अंतः परजीवी ना लिख करके हम इनको सिर्फ परजीवी लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। और ये आपके मुक्त जीवी भी हो सकते हैं, कि हमें किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपके मुक्त जीवी भी हो सकते हैं। ये इसके विशिष्ट लक्षण हो गए। लैंगिक द्विरूपता, ये तो लिख ही लिया होगा, यहाँ पे तो मैंने कहानी सुनाई थी तो बड़ा समय मिल गया होगा। फिर ये बेटा उत्सर्जन के लिए रेनिट कोशिकाएं, यहाँ मैंने, हाँ ये लिखा तो है, एच आकार की रेनिट कोशिकाएं जिनमें बीच में एक उत्सर्जी रंध्र होता है। ये कार्यकी हो गई बेटा। हाँ कल क्लास नहीं है, कल छुट्टी है ना, छठ की, शायद परसों भी छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है। कल तो है, मुझे परसों का पता नहीं। अली बोले मैम हेयर वाइट होने से कैसे रोके? मैडम, बेटा मैडम खुद ना रोक पाई। और डाइट अच्छी रखो यार, हम तो खाते हैं, पता नहीं, अब उम्र भी तो है ना, बुढ़ापा आ गया, अब नहीं वाइट होंगे तो कब होंगे? चलिए, ये हो गया आपका एस्केलमेंथिस, ये एस्कैरिस का चित्र दे दिया, नर और मादा। चलो एनलिडा भी कर ही लेते हैं। संघ एनलिडा, हेडिंग डालो, संघ एनीलिडा, फाइलम एनीलिडा। इसमें अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले तो सामान्य लक्षण, अच्छा इनका सामान्य नाम पहले, तो इनको बेटा हम वलयक्रमी यानी कि रिंगवर्म्स के नाम से जानते हैं। वलयक्रमी मतलब कि इनको हम रिंगवर्म्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं बेटा इनको हम रिंगवर्म के नाम से? क्योंकि केचुआ सबने देखा है ना, तो इनको ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है इनके शरीर में ऐसे रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है इनके शरीर में ऐसे छोटे 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 खंड हैं, जो कि रिंग की तरह अपीयर होते हैं, अंगूठी जैसे ना, गोल गोल गोल, रिंग मतलब अंगूठी नहीं, मतलब ऐसे गोल 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 अपीयर होते हैं बाहर से। ठीक है, इसलिए हम इनको रिंग वर्म्स बोलते हैं या वलयक्रमी बोलते हैं। इनमें वलय पाए जाते हैं, वलय देखे जाते हैं। एन्युलस, एन्युलस, एनिलिडा नाम भी इनका इसीलिए रखा गया है क्योंकि एन्युलस का मतलब होता है रिंग, तो ये रिंग जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हम इनको एन्युलस से आया है एन्युलिडा। अब इसके सामान्य लक्षण जल्दी से देख लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्गीकरण के आधार में। तो सामान्य लक्षण में बेटा हम बात करें तो सबसे पहले आता है इसका किस तरह का संगठन पाया जाता है इनमें, इनमें पापायस, इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें बेटा अंगतंत्र स्तर का संगठन यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा बेटा इनकी अगर हम समिति की बात करें तो यहाँ पर बेटा द्विपार्श्व समिति मतलब कि बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर देखी जाती है। फिर बेटा
जन्म स्तर की संख्या के आधार पर ये सारे के सारे त्रिकोरिक होते हैं, मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम बात करें इनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है, तो ये आपके प्रगुहीय होते हैं, क्योंकि इनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, क्या मैम आप बीना क्या कर दिया मैंने, हाँ, इसके अलावा बेटा यहाँ पर वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर मेटामेरिक खंडी भवन पाया जाता है, हाँ, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। यहाँ पर वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, मेटामेरिक खंडी भवन पाया जाता है। हर खंड में एक अंग की पुनरावृत्ति है, और कौन से अंग की पुनरावृत्ति है मैंने आपको बताया था जब पहली क्लास में पढ़ाया था कि इसके हर खंड में एक नेफ्रीडिया नाम का संरचना पाई जाती है, और वो नेफ्रीडिया बेटा परासरण नियमन और उत्सर्जन में मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट। इसके अलावा नोटोकॉर्ड इनमें पाई नहीं जाती है ना, कुछ तो एक रह रहा है पॉइंट, क्या रह रहा है, त्रिकोरिक हो गए, हाँ, नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप है, मतलब पूर्ण आहार नाल है, इसमें आपका केंचुआ आता है। ठीक है, नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप, मतलब आहार नाल इसमें कंप्लीट है। और लास्ट है बेटा इनका आवास। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, तो ये जलीय हो सकते हैं, जलीय मतलब पानी में रहने वाले, ये स्वच्छ जलीय हो सकते हैं जैसे कि केचुआ हो गया, ये आपके समुद्र में पाए जाने वाले हो सकते हैं जैसे कि नेरीज हो गया। इसके अलावा बेटा ये स्थलीय हो सकते हैं, जमीन पर पाए जा सकते हैं जैसे कि आपका जोंक, केचुआ, जमीन पर रेंगते ही है ना। ठीक है, तो ये आपके पानी में पाए जा सकते हैं, स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों में, और बेटा ये आपकी जमीन पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके सामान्य लक्षण। मैम सुनो ना, ओहो दशरथ जी सुनाइए बेटा, ये हो गए इसके सामने, यहां तक कुछ ऐसा है ही नहीं। परिसंचरण तंत्र, इनमें परिसंचरण है ही नहीं बेटा, इनमें कुछ खास अलग से परिसंचरण तंत्र है नहीं। क्लास एंड कर दो, सामान्य लक्षण पे ही एंड कर दूं, विशिष्ट लक्षण पढ़ लो, 2-4 ही विशिष्ट लक्षण है इसमें, सब में 2-4 होते हैं। एक तो उत्सर्जन परासरण नियमन के लिए इनके पास नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, दूसरा इनके पास गमन के लिए पेशियां पाई जाती हैं, अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार पेशियां, केचुए और उसमें जोंक में। लेकिन इनमें एक नेरीज होता है, नेरीज में गमन के लिए बेटा पैरापोडिया पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया ही बोलते हैं क्या, पैरापोडिया मतलब पार्श्वपाद पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा केचुए में सीटे पाए जाते हैं जिससे ही गमन करते हैं। और हम बात करें तो इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन इसी में जो जोंक होती है उसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। और इसका विशिष्ट लक्षण क्या है, यही इसके विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो इसके विशिष्ट लक्षण हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको तीनों बताई दिए, जोंक हिरुडनेरिया जिसको हम बोलते हैं खून चूसने वाली जोंक, दूसरा आपका केचुआ हो गया जिसको हम फेरेटिमा बोलते हैं, तीसरा आपका नेरीज हो गया। तो 3 ही बेटा इसके उदाहरण है। हाँ बेटा वैसे पढ़ लो, अभी 25 मिनट है, एक संग हो जाएगा अपना पूरा। इतने दिनों बाद अपनी क्लास होती है तब भी तुम लोग ऐसे ही हाहाकार मचा देते हो बिल्कुल ही। आज खरना है, हाँ सही बात है यार, छठ है इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। हाँ अपवाद है बेटा, ठीक है, जोंक जो है वो इसमें अपवाद है। वैसे तो इनसे बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन जोंक इसमें अपवाद है जिसमें कि खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसको खत्म कर लेते हैं जल्दी से। विशिष्ट लक्षण अगर हम इसका देखें, एनसीईआरटी हम इसकी नेक्स्ट क्लास से पढ़ लेंगे क्योंकि मैं आज लाई नहीं थी, मैं 3 ही फाइलम की लाई थी। विशिष्ट लक्षण ये तो मैं देखती हूँ आपकी क्लास में ना सिलेबस स्पीड पकड़ता है, क्योंकि तुम लोग यार वही है ना बात, तुम लोग खाली कागज थे, मैंने तुम्हें पहले दिन से अपने हिसाब से ढाला, तुम लोग ढल चुके हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता स्पीड कम हो रही है स्पीड ज्यादा हो रही है, तुम कोप अप कर लेते हो। यकीन वाले थोड़े से ना ढीले, क्योंकि वो पहले से ही थोड़े बहुत लिखे लिखाए आए थे तो उन पर उकेरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो वहां पर स्पीड कम होती है। तुम्हारी क्लास में स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती है, पता नहीं क्यों, तुम लोग की भी बढ़ी हुई है, अच्छी चीज है ये। तो सबसे पहला बेटा इसमें विशिष्ट लक्षण होता है, इनके पास गमन के लिए सबसे पहले तो पार्श्वपाद होते हैं, पार्श्वपाद जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। पैरा मतलब साइड में, पोडिया मतलब पैर, तो जैसे ये नेरीज है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके साइड में ऐसे पैर बने होते हैं,
ठीक है, इनको हम बोलते हैं पार्श्वपाद। पार्श्व मतलब साइड में ना, पार्श्व मतलब लेटरल बताया था, अधर, पृष्ठ, अग्र, सॉरी हाँ अग्र, पश्च, साइड वाला पार्श्व है ना। तो इनके साइड में पैर बने होते हैं जिससे कि ये पानी में चलते हैं। दूसरा बेटा, ये इनको तैरने में मदद करते हैं। पार्श्वपाद क्या करते हैं, इनको तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं बेटा नेरीज में। किस में पाए जाते हैं ये, नेरीज में पार्श्वपाद पाए जाते हैं। दूसरा बेटा, अगर हम बात करें केचुए वगैरह में, तो इनमें अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार पेशियां पाई जाती हैं। अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, प्लस बेटा इनमें सीटे पाए जाते हैं। सीटे, ये एस आकार के होते हैं, हुक जैसे। ठीक है, ये बेटा पाई जाती है केचुए और जोंक में। ठीक है, सीटे कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये इनका ऐसे शरीर होता है ना, रिंग जैसा, तो इनके यहाँ पर दो रिंग के बीच में ये एस आकार के सीटे पाए जाते हैं। तो ये बेटा इनको चलने में मदद करते हैं, रेंगने में मदद करते हैं, है ना। पेशियां और सीटे, इन दोनों की मदद से बेटा ये चलते हैं। ये हो गए इनके सीटे। तो एक तो हो गया बेटा इनका ये विशिष्ट लक्षण। दूसरा विशिष्ट लक्षण है बेटा, इनके पास नेफ्रीडिया पाया जाता है। ठीक है, इनके पास नेफ्रीडिया लगभग सभी खंडों में, लगभग सभी खंडों में, और इसीलिए बेटा हम बोलते हैं ना कि इनमें वास्तविक खंडी भवन है। ठीक है, नेफ्रीडिया क्या करता है बेटा, तो ये परासरण नियमन यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस और उत्सर्जन में मदद करता है। ठीक है, परासरण नियमन और उत्सर्जन में सहायक होता है ये नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया की अगर मैं संरचना बनाऊं बेटा तो कुछ ऐसी होती है, ये इस तरीके का होता है, बोमेन संपुट जैसा। फिर ये बहुत ज़्यादा कुंडलित होता है, इस तरीके से जाकर के ये लंबी नाल में खुल जाता है जो कि शरीर से बाहर खुल जाती है। तो यहाँ पर बेटा जो इनका रक्त होता है जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं ना, वो छनता है, यहाँ पर छनेगा जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, और इस नेफ्रीडियोपोर से, इसको हम बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर, पोर मतलब रंध्र, है ना, जिससे बेटा उत्सर्जी पदार्थ बाहर हो जाता है। उत्सर्जी पदार्थ निष्कासन होता है, इसको निकाल दिया जाता है। अब केचुआ अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं तो हम पढ़ते हैं। इनमें 3 तरीके के नेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है, जिसको हम बताते हैं। वंस मोर, एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो आपने देखा है केचुआ, जोंक, ये सब ऐसे रेंगते हैं। ठीक है, तो रेंगने के लिए बेटा इनके पास पेशियां होती हैं, इनके बॉडी में मसल्स पाई जाती हैं, लंबी लंबी मसल्स, गोल गोल मसल्स। तो अनुदैर्ध्य मतलब लंबी मसल्स, गोल मतलब वृत्ताकार मसल्स। ठीक है, प्लस इसमें एस आकार के सीटे पाए जाते हैं। ये सीटे भी इनको रेंगने में मदद करते हैं। ठीक है, नेरीज इनमें पाए जाते, मतलब नेरीज भी इसी का उदाहरण है। नेरीज में बेटा साइड में पैर पाए जाते हैं जिससे ये तैरते हैं, पानी में तैरते हैं। ठीक है, ये तो जमीन पे रहते तो रेंगते हैं, ये पानी में तैरते हैं पैरापोडिया की मदद से, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जो इनको परासरण नियमन और उत्सर्जन में मदद करते हैं। याद करिए, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इनके लगभग हर खंड में नेफ्रीडिया पाया जाता है, लगभग हर खंड में। ठीक है, 3-4 ऐसे खंड हैं जिसमें नेफ्रीडिया नहीं पाया जाता है। बाकी मैम टॉयलेट लग गई, जा मनीष टॉयलेट में फोन लेके चला जा, ज्यादा वो है तो तो ये नेफ्रीडिया की मदद से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, श्वसन के लिए बेटा इनमें नम त्वचा पाई जाती है। अगर हम बात करें इनके श्वसन की, तो श्वसन बेटा ये अपने शरीर की नम त्वचा से करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये बेटा हमने मेंढक में भी पढ़ा था। ठीक है, और यही कारण है मेंढक और केचुए ये आपको धूप में
गर्मी में नहीं देखने को मिलेंगे, हमेशा बारिश में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि धूप में तो बेटा इनकी त्वचा पे जो नमी है वो सूख जाएगी, तो ये वैसे ही मर जाएंगे, गैसों का विनिमय नहीं कर पाएंगे, तो है ना। तो नम त्वचा से ये गैसों का विनिमय करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और इनमें क्या विशिष्ट लक्षण है, तो इनमें बेटा परिसंचरण तंत्र, इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है। इनमें अब मैं बंद और खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। केचुए में पढ़ाया था खुले प्रकार का, मेंढक में पढ़ाया था बंद प्रकार का, फिर शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण वाले अध्याय में मैंने आपको बताया है खुले और बंद प्रकार का दोबारा से कैसा होता है। तो इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, और वो है बेटा जोंक, ठीक है। जोंक में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, जोंक में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। लो भैया लिख लो, मैडम लिखने का टाइम दो, लिख लो बेटा, अभी तो बहुत समय है, 17 मिनट है अभी हमारे पास, जल्दी से लिख लीजिए। परिसंचरण तंत्र में कैसा होता है। अच्छा पहले ये तो लिख लो, हो जाए तो बता देना, मैं आगे बढ़ा दूंगी, अगला पेज दिखा दूंगी, वो लिख लेना। डन। डन, ये भी लिख लो, श्वसन और परिसंचरण। फिर हम बात करते हैं बेटा इनमें इनके तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र में बेटा अगर हम बात करें तो इनका तंत्रिका तंत्र भी शरीर के निचले मतलब कि अधर भाग में जमीन की तरफ पाया जाएगा, ठीक है। इसमें गुच्छिकाएं पाई जाती हैं, गैंग्लियंस पाए जाते हैं। और गुच्छिकाएं बेटा हमने पढ़ा था कॉकरोच में। गैंग्लियंस क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके कोशिका काय के समूह से बेटा गैंग्लियंस बनते हैं, ठीक है। अधर भाग में इसमें दो लंबी लंबी ऐसी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो कि आपस में गैंग्लियंस की मदद से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इनसे शाखाएं निकलती हैं, लगभग सभी में ऐसा ही होता है, कॉकरोच में भी कुछ ऐसा ही होता है ना। आगे बेटा अगला यहाँ पर पॉइंट है जनन। हमने यहाँ पे विशिष्ट के साथ ही इसकी कार्य की भी तैयारी कर ली। तो ज्यादातर बेटा ये जो होते हैं ये नर व मादा अलग नहीं होते, मतलब ये उभयलिंगी होते हैं। जो कॉकरोच बोल रही हूँ, जो केचुआ होता है बेटा उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों जन्नांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नर और मादा अलग नहीं होते हैं, एक ही केचुए के अंदर नर और मादा दोनों जन्नांग होते हैं, वही शुक्राणु बनाता है वही अंडाणु बनाता है, लेकिन ये लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, करते ही ये लैंगिक जनन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे अपवाद है, यहाँ पर बेटा जो ये होता है अपना नेरीज होता है, नेरीज में नर और मादा अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अपवाद लिख रही हूँ, अपवाद है आपका नेरीज, ठीक है। नेरीज में नर और मादा अलग होते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन करते हैं पर वहाँ पे नर और मादा अलग होते हैं। लेकिन केंचुए और जोक में अगर हम बेटा बात करें तो वहाँ पर नर और मादा दोनों जन्नांग एक ही के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, समझे या नहीं। लैंगिक जनन करते हैं। निषेचन बेटा इनमें अंदर होता है, बाह्य निषेचन होता है, बाहर होता है, तो यहाँ पर निषेचन बाहर होता है और परिवर्धन यहाँ पर
नहीं होता है, मतलब ऐसे लार्वा अवस्था नहीं होती, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन, डायरेक्ट डेवलपमेंट। कोई भी लार्वा अवस्था यहाँ पर नहीं पाई जाती। लिख लो, वैसे तो मैं उदाहरण लिख चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक और बार लिख दूंगी। यहीं पे मैंने कार्यकी और विशिष्ट लक्षण दोनों साथ में ही करवा दिए। बाय मैम, थैंक यू सो मच। बस उदाहरण लिख लो फिर खत्म करते हैं। यहाँ अलग से लिख दूँ, यहीं बॉक्स बना करके। इसकी एनसीईआरटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा आ गया आपके उदाहरण में नेरीज पेरेटिमा। पेरेटिमा मतलब केचुआ और हिरुडिनेरिया, रक्त चूषक जोंक, ब्लड सकिंग लीच। जोंक देखी है ना, खून चूसती है, चिपक जाती है तो नमक डाल के उसको छुटाते हैं। ये इसके उदाहरण हो गए। अब इसकी एनसीईआरटी हमें पढ़नी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी हम लाए ही नहीं थे, इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेना। बाकी समरी में आज हमने संघ टीनोफोरा पढ़ लिया। इंग्लिश में मैं जल्दी लिख देती हूँ, हिंदी में टाइम लगता है, ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थिस पढ़ लिया, एसके हेलमिन्थिस पढ़ लिया और एनिलिडा पढ़ लिया। एनिलिडा की एनसीईआरटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा खत्म कर देंगे। डीपीपी बेटा आज आपको मिली होगी, ये कर लीजिएगा, डीपीपी नंबर 3 मिली होगी, है ना। और बढ़िया अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है कल परसों में कोई अगर मिल गई तो एक्स्ट्रा क्लास, नहीं तो रिकॉर्डेड एक डाल दूंगी यार, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाने वाला नहीं है ना, ठीक है। चलो चलो रे भागो एक बच्चा लिख रहा है। बाय बाय, टेक केयर।